जिस तरह पंजाब में इंतजामी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उसी तरह पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही है। 4th day ही स्टार्टेड क्लेमिंग कि जी इनके लंग्स में मसला हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और पेशावर से हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं उमैर यासर, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो KPK में बल्दियाती इलेक्शंस। 2 हिस्सों पर हमारा ये प्रोग्राम है। अभी पहला हिस्से में हम ये जो इलेक्शन की सूरत हाल है उस पर बात करेंगे और फिर आगे जाकर हम आपको एक जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जिस तरीके से बजाय सेहत के मौत मिलती है और डॉक्टरों की गफलत हो, हॉस्पिटल की गफलत हो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर किसी का मरीज़ मर जाता है तो कहीं पर कोई ऐसा फोरम नहीं है जो उनकी दादरसी कर सके, क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं ये उस मेडिकल काउंसिल में भी हैं, बाअसर होते हैं। अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई ऐसा कोई मिसाल हो जिसमें किसी डॉक्टर को सज़ा दी गई हो। तो आज मैं आपको एक कहानी जो है एक ख़ानदान की, जिनकी एक ख़ातून जो बिल्कुल हंसती खेलती अमेरिका से वापस आई और एक ऑपरेशन कराने के लिए गई हॉस्पिटल में लाहौर में, और उसके बाद फिर चंद दिनों के बाद उसकी मैयत वापस आई। बेपनाह पैसा खर्च हुआ और पैसे खर्चने के बाद उनको जो सिला मिला वो मौत की सूरत में, और कोई उसका ज़िम्मेदार नहीं है। तो आज सवाल है हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब से और पंजाब के वज़ीर आला से और वज़ीर सेहत से कि जनाब ये जो कुछ हुआ, ये जो ख़ातून है इनकी जो ज़िंदगी ख़त्म हुई, कोई बताने वाला है, कोई जवाब देने वाला है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आज की जो बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है वो KPK के बल्दियाती इंतखाबात, जहाँ पर अभी तक जो नताइज आए हैं उसमें तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो रही है और JUIF मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है वो आगे है। और पेशावर में जहाँ पर तमाम जो सीट्स हैं कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ के पास थी, जो पिछला इलेक्शन हुआ था जनरल, वहाँ पर भी JUIF के जो उम्मीदवार हैं, जो रिश्ते से मौलाना फजलुर रहमान के दामाद भी हैं, वो इलेक्शन वहाँ पर जीत रहे हैं और एक बड़ी वाज़े अक्सरियत के साथ आगे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो बुर्ज हैं PTI के, वो उलट गए हैं। मैं आपको ये थोड़ी सी तफसील बताता हूँ, फिर उमैर से पूछते हैं। शाह फरमान गवर्नर हैं KPK के, उनके हल्का बुडबीर से भी PTI को शिकस्त हुई है। फिर वज़ीर जंगलात हैं इश्तियाक अमर, तहसील चमकनी है उनकी, वहाँ पर भी शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को। फिर डिप्टी स्पीकर हैं महमूद जान, उनको तहसील मथुरा में उनके भाई एहतशाम खान को शिकस्त हुई है, जिसके बाद उन्होंने फिर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये जो PTI के लोग हैं उन्होंने मदद नहीं की। अली अमीन गंडापुर DI खां से PTI के उम्मीदवारों को नहीं जितवा सके। अली अमीन गंडापुर की वीडियो भी एक वायरल हुई। मुखालफिन से ये कहा, इलाके के वोटर से ये कहा कि अगर आपने मेरे भाई को वोट नहीं दिए तो वज़ीर बल्दियात मेरा है, आपको कोई फंड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इस धमकी के बावजूद लोगों ने अली अमीन गंडापुर के भाई को वोट नहीं दिए। असद कैसर के आबाई ज़िला स्वाबी की तहसील छोटा लाहौर और तहसील टोपी से भी PTI को शिकस्त हुई। उनकी भी वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुई, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे पास बहुत फंड्स हैं और हम फंड्स देंगे और तमाम जो काम है वो होंगे। लेकिन PTI ने लोगों ने वहाँ पर उन पर एतमाद नहीं किया। इसी तरह जो सूबाई वज़ीर तालीम है शहराम तरकई, उनके कज़न जो हैं बुलंद इकबाल तरकई, उनको भी शिकस्त हुई। बहुत ही ये बड़ा एक सेटबैक है। हज़ारा और हरीपुर जो है ये इसमें बहुत अरसे से मुस्लिम लीग नून जो है ये उसकी एक पॉकेट समझी जाती है। बीच में जब हज़ारा तहरीक ने जन्म लिया और बाबा हैदर ज़मान ने कुछ अरसे के लिए उस नून लीग के असर को तोड़ा, लेकिन अब ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उसमें तीनों तहसीलों से इलेक्शन जो है वो PTI नहीं जीत सकी और ये उमर अयूब साहब उनके लिए ये ज़ाती तौर पर भी एक बड़ी शिकस्त है। शहर यार अफरीदी और शिबली फराज साहब के शहर कोहाट का जो मेयर है वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई और कल शिबली फराज के जो काफ़िले पर जब वो वापस आ रहे थे तो नाराज़ लोगों ने उस पर हमला किया। इसको बहुत ट्विस्ट देने की कोशिश की तहरीक इंसाफ ने
कि हम किसी ने कहा कि जी ये पता नहीं कौन लोग हैं, काले झंडे थे, किसी ने कुछ कहा, फायरिंग हुई है नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर हमारी जिन लोगों से बात हुई है, लोगों का गुस्सा था बहुत सारी चीज़ों पर कि पीटीआई अपने वादे पूरे नहीं कर सके, इसलिए लोगों ने पथराव किया। और शुक्र है कि शिबली फराज साहब जो हैं वो इस वाक़े में बच गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं। अब जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब बड़े अच्छे, बड़े एक नफीस आदमी हैं, वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं। इनके शहर मर्दान में सिटी मेयर समेत तहसील चेयरमैन की 4 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। ये पहला मरहला था। 17 अजला में इलेक्शन हुआ और जनवरी के मिड में, शायद 16 जनवरी है या 15 जनवरी, बाकी जो 18 अजला हैं उनमें बल्दियाती इलेक्शन होगा और ये टोटल जो हैं KPK के 35 अजला हैं। जो वुज़रा ने अभी तक बात की है उसमें शौकत ज़ई साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि महंगाई की वजह से लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, लेकिन शिबली फराज साहब कहते हैं कि ये बहुत जल्दी कम बैक होगा और ये जो चंद हलकों से मौलाना फजलुर रहमान जीते हैं इसका कुछ नहीं है और मौलाना बिल्कुल नहीं आ रहे, और ये PTI वर्सेस PTI वो कह रहे हैं ये आपस की लड़ाई है। उमैर यासर हमारे साथ हैं, वो ब्यूरो चीफ है, पूरी सूरत हाल को समझते हैं, देखते हैं। उमैर यासर, एक अगर अभी तक तो जो नतीजे आए हैं उसमें एक बात तो वाज़े हो गई है कि PTI जो है वो पीछे रह गई है और JUIF वो आगे निकल आई है। लोगों ने बड़ी तादाद में PTI के जो उम्मीदवार थे उनको रिजेक्ट किया। ये बयान फरमाइएगा कि इसकी वजह क्या, आपको बड़ी वजह क्या नज़र आती है? मुझे लगता है कि उमैर मेरी आवाज़ नहीं जा रही, कोई उनका जो उनके साथ अभी हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ हमारा राब्ता बहाल हो जाए। लेकिन जो बात मैं कर रहा था लीना कि एक जो PTI की एक वहाँ से देखें, पहली दफ़ा वो इलेक्शन जीते, 5 साल बाद जब दूसरे इलेक्शन हुए तो वो जीते, और ये KPK की तारीख़ में पहली दफ़ा था कि एक पार्टी जीती है इलेक्शन, फिर जनरल इलेक्शन में दूसरी दफ़ा भी उनकी हुकूमत बनी है। और अब ये जो इलेक्शन था बल्दियाती इलेक्शन, ये बिल्कुल उनके पास तमाम सब कुछ था और बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वोट नहीं मिले PTI को। यहाँ पर मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनका यही कहना है कि ये बुनियादी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त महंगाई है, जो इस तरह से इस वक्त जो बेरोज़गारी है, जिस तरीके से मामलात PTI लेके चल रही है, पार्टी जो है वो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती सवाए इसके कि वज़रा और चंद वो एडवाइज़र जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के इर्द गिर्द हैं, कहीं पर भी कोई पार्टी कन्वेंशन नहीं है। और मैं सुन रहा था वो शहराम तरकई का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि निचले लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो टिकट्स दिए गए हैं वो सही टिकट नहीं दिए गए, यानी जो पार्टी के नज़रियाती लोग थे उनको नज़रअंदाज किया गया, और ये वजह है कि जो वोटर है PTI का उसने रिएक्ट किया और वो बाहर नहीं निकला। सिम साहब, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं। अगर अभी अपने लोगों को और अपने हल्के को मैनेज नहीं कर पाए तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाजे होती है, एक तो आपस में जो इनके इश्यूज़ हैं वो सामने आते हैं, और दूसरी चीज़ ये सामने आती है जो महंगाई है। लेकिन आप ये देखें, मुझे ऐसा लगता है महंगाई से ज़्यादा जो इशूज़ मुझे समझ आते हैं वो इनके आपस के इशूज़ समझ आते हैं। अब नून लीग को आप देख लें, वो तो नहीं है इस वक्त पंजाब में, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि पंजाब में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, इतनी कैंपेन करने के बावजूद भी नून लीग को लोग वहाँ पर वोट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है वो लोग मुनज़्ज़म है, उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी तंजीम साजी कैसे करनी है। और यहाँ पे भी आप जब हम प्रोग्राम शुरू करने लगे थे तो उससे पहले जो बात आ रही थी कि वो जो परवेज़ खटक साहब हैं वो जीत गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो आपस की चपकलिश है वो सामने आ रही है। चले, हमें ज्वाइन कर लिया पार्टी बेस इलेक्शन। ठीक है, उमैर यासर ने हमें ज्वाइन कर लिया। उमैर, तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, ये बताइए कि सबसे बड़ी वजह क्या है ये जो PTI इलेक्शन हारी है? क्या टिकट्स गलत लोगों को दिए गए हैं, कैंपेन प्रॉपर नहीं चलाई गई, या जो ग्राउंड पर इस वक्त जो सूरत हाल है लोग बदजन हो गए हैं, लोगों का PTI पर एतमाद खत्म हो गया? जी, जो 2 वजूहात आपने बताई हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इस वक्त, जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो उससे अवाम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। जिस तरह पंजाब में इंतज़ामी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उसी तरह पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि ओवरऑल जो हुकूमत की कारकर्दगी है, खुसूसन महंगाई के लिहाज से या आवाम को सहूलियात के हवाले से, तो वो बिल्कुल ही उसमें आवाम में ये मायूसी फैली है जिसका आज उन्होंने जवाब इस सूरत में दिया है। देखा जाए तो आवाम को जो तब्दीली
के नारे लगाए गए थे, जो एक दावे किए गए थे कि एक बहुत बड़ी तब्दीली पख्तूनख्वा में आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पेशावर तो और चारसद्दा और जो इलाके थे, ये तो तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाते थे। ये वाहिद जमात है जिसको दूसरी दफ़ा भी 5 साल के लिए मैंडेट मिला, लेकिन ये उस मैंडेट को संभाल नहीं सके और लोगों में जो एक मायूसी की लहर थी उसका उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा उमैर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर पेशावर, आपने कहा कि ये पीटीआई का गढ़ है, वहाँ पर ज़ुबैर अली साहब जो हैं वो मौलाना के दामाद भी हैं, ग़ुलाम अली साहब के साहबजादे हैं। उनका एक वीडियो क्लिप भी था कि जिसमें वो वैसे भी बड़े अमीर आदमी हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए इस इलेक्शन में लगाए हैं अपने साहबजादे को जितवाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में अकेले तो कभी कामयाब नहीं हुए, MMA के उम्मीदवार कामयाब होते रहे, अलायंसेस की मदद में कामयाब होते रहे। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी की आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? देखिए, बुनियादी वजह तो ये है कि जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं ज़ुबैर साहब, वो साबिक सेनेटर हाजी ग़ुलाम अली साहब के फर्जंद हैं। ग़ुलाम अली साहब जो पेशावर की सियासत को बहुत गहरे अंदाज में समझते हैं, इससे पहले भी वो बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब हुए थे और पेशावर के ज़िला नाज़िम मुंतखब हुए थे हाजी ग़ुलाम अली। तो उन्हें बिल्कुल यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का, ज़मीनी हक़ाइक़ का बिल्कुल इल्म था कि वो किस तरीके से उन्होंने लोगों तक अपनी पहुँच रखनी है, किस अंदाज में लोगों तक जब पहुँचना है, किस अंदाज में तैयारी करनी है, कैसे लोगों तक जाना है। तो एक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे रिजवान बंगश, वो गो के एक नया नाम था, उनका ताल्लुक भी पेशावर शहर से ही था, लेकिन चूंकि उन्हें वो तजुर्बा नहीं था, हालांकि उनके साथ तो काफ़ी सारे तजुर्बाकार लोग भी शामिल थे, लेकिन उसमें ये वाला फैक्टर भी है कि चूंकि एक तजुर्बाकार सियासतदान से उनका मुकाबला वास्ता पड़ा था। दूसरी जानिब जो तहरीक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, जाहिर है वो भी पेशावर से उनका ताल्लुक है। अरबाब जहांगीर साहब के बेटे थे वो, अरबाब ज़रद। तो ये चूंकि वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, इनके वालिद, इनके दादा भी वज़ीर आला रह चुके हैं अरबाब जहांगीर। तो ये उनको भी उन्होंने भी शहर में इस अंदाज में काम किया था कि वो तमाम लोगों तक वो पहुंचे थे। तो ये पीपल्स पार्टी का वोट भी काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा उमैर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ANP ने भी बड़े वोट हासिल किए, लेकिन अभी चंद दिन पहले जो एक बलोर ख़ानदान के बड़ी अहम शख्सियत ने PTI को उन्होंने ज्वाइन किया, तो उसने कोई ANP को धचका लगाया, क्योंकि बहरहाल उनकी अभी सेकंड पोजीशन है और बहुत बड़ा एक रिवाइवल है ANP का पेशावर में। जी बिल्कुल, उसमें जो गजनफर बिलोर साहब शामिल हुए हैं, वो तो यही कहा जा रहा था कि सियासत में इतने ज़्यादा माजी में एक्टिव नहीं रहे। वो सेनेटर इलियास बिलोर साहब के साहबजादे हैं। गो के इलियास बिलोर साहब बहुत एक्टिव रहे हैं पीपल्स पार्टी में, और उनके बेटे गजनफर बिलोर जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, तो इस पे उनका भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। जब गजनफर बिलोर से सवाल किया गया था, तो तब भी उन्होंने यही जवाब दिया था कि वो अपने वालिद के बारे में उनकी हिमायत हासिल है या नहीं है, इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड तक लोगों तक पहुंचने की एक सलाहियत थी, वो गजनफर बिलोर के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस तरह अवामी सियासत में खुल के कभी कदम नहीं रखा। सिर्फ एक मरतबा चंद साल पहले उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था, वो भी सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, लेकिन वो इस तरह एक एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहे। तो उनके जाने से भी जो पेशावर में और सूबे में ANP को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि ANP ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ना सिर्फ पेशावर में उन्होंने काफ़ी सारे वोट लिए हैं, बल्कि कुछ शहरों में मर्दान में और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उन्होंने वहाँ पे तहसील चेयरमैन की नशिस्तें भी जीती हैं। अभी तक के जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी 5 नशिस्तें हासिल कर सकी। अच्छा उमैर, एक परसेप्शन के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में एक ये बात हो रही है, आप मुझे बताइए कि पेशावर में और KPK में क्या बात है। इस हवाले से बात ये हो रही है कि अगर पेशावर में मेयर मौलाना फजलुर रहमान साहब का दामाद इलेक्ट हो सकता है और KPK में दूसरी तमाम जगहों से
भी फजलुर रहमान साहब लीड कर सकते हैं, तो इसका एक मैसेज ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या तो न्यूट्रल है, या अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जीत रहे हैं तो अब वो एक्सेप्टेबल होंगे। उनको जो माजी में मौलाना इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो जीते हुए थे, उनको हराया गया, लेकिन अब इस इलेक्शन में, इस बल्दियाती इलेक्शन में ये जो परसेप्शन है, जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये एक CBM भी हो सकता है और मौलाना फजलुर रहमान की जीत इस बात का सिग्नल है कि आने वाले जो जनरल इंतखाबात होंगे उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल होंगे। आप इस हवाले से कोई आपने बात सुनी या वहाँ पर कोई चे मगोई या कोई गुफ्तगू इस हवाले से भी हो रही है KPK में? क्योंकि अगर ये बात हो रही है और ये अगर परसेप्शन बन रहा है तो फिर ये तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत डेट्रीमेंटल होगा इन डेज टू कम। कुछ हद तक चेमगोइयां हैं इस किस्म की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी कोई सूरत हाल है। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो बनू में अकरम दुरानी के साहबजादे इरफान दुरानी भी कामयाब होते, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक गढ़ समझा जाता है। वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार कामयाब हुए हैं मेयर की सीट पे। लेकिन मजमूई तौर पे जिस तरीके से हमने काम करते हुए देखा इस बल्दियाती इलेक्शन में जुबैर साहब को और तो या उनकी जमात को, तो उससे एक दो दिन पहले हमें ये बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ा हो गया था कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, लोगों तक इनकी जिस तरीके से रसाई है वो, और फिर एक एंटी PTI सेंटिमेंट जो लोगों में मौजूद था, तो उस पे उसने काफ़ी ज़्यादा असर दिखाया है। मजमूई तौर पे ऐसे यहाँ पे ऐसी नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल। आप अच्छा हमारे साथ ही रहिए। बाचा खान हमारे नुमाइंदे नौशहरा से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बाचा खान अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर, जी। अच्छा बाचा खान, परवेज़ खटक साहब के साहबजादे जो हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं, और इससे पहले जो पिछला इलेक्शन था ज़िमनी, वो खटक साहब हार गए थे, उनके भाई जीत गए थे। अभी क्या हुआ? परवेज़ खटक साहब ने रिवाइव किया अपने आप को, बड़ा हुआ, या उनका भाई से कोई एग्रीमेंट है? बाकी हर जगह पर PTI के लोग जो हैं वो हार गए हैं, और परवेज़ खटक साहब क्या इलाके से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे कि उनकी ये जीत हुई है? कुछ आप बयान फरमाएंगे कि क्या फैक्टर्स थे वो? जी बिल्कुल इसी तरह 2013 के इलेक्शन में यहाँ पे PTI ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था, और नौशहरा से MPA और MNA तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए थे। और इसके बाद जब 2018 के इलेक्शन हुआ तो इसमें भी इसी तरह से उनको काफी कामयाबी मिली थी, लेकिन इसके बाद उनकी सवाल शुरू हो गया। और इसी तरह जब ये ज़िमनी इलेक्शन में थे तो इसमें अपोजिशन जमात उनका भरपूर मुकाबला करता रहा। और इसी तरह जब ये गुज़िश्ता महीनों में जब ये ज़िमनी को इबरतनाक शिकस्त हुई, और इसी में उन्होंने काफी ज्यादातर वोटों से उन्होंने ये इलेक्शन हारा। और इसके बाद जब ये कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए तो खटक साहब यहाँ पे आ गए और उन्होंने भरपूर कैंपेन किया, और इस सिलसिले में कि ये जो हमारे वोटर थे ये बिल्कुल हमसे तितर बितर हुए और इसको फिर इकट्ठा करना है, तो इसी में उन्होंने यहाँ पे फिर कैंपेन शुरू कर दिया। और इसमें भी है कि जमात इस्लामी ने यहाँ पे कंट्रोलमेंट बोर्ड का सीट जीत लिया। इसके बाद जब ये बल्दियाती इलेक्शन शुरू हुए तो इस इलेक्शन में खटक साहब काफी महीनों से यहाँ पे नौशहरा में मुसलसल नजर आ रहा था। और यहाँ पे एक गुलबत खान नामी शख्स उनके घर में उन्होंने बाकायदा मरकजी इलेक्शन ऑफिस अपने बेटे का बनाया था। अभी उसमें उनका एक बेटा यहाँ पे असील निजामत के लिए इलेक्शन लड़ रहा था, जिसका नाम इसाक खान था, और उनके भाई यासक खान का बेटा भी उनके मध्य मुकाबिल था। और इसी तरह यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का एक उम्मीदवार मुफ्ती अजमली भी मुस्लिम तहसील से उनका मुकाबला कर रहा था। तो कल जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जो तहसील इलेक्शन जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार था तो उसने काफी वोट यहाँ पे ले लिए, और उसका कंटेंट भी बहुत कमजोर था और उसके दीगर अखराजात भी नहीं थे, तो उन्होंने काफी वोट यहाँ से लिया। तो इसके बाद जब मुख्यमंत्री सामने आई उनके मुताबिक कि यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट आ रहे थे मुसलसल, तो में ये इंतजामिया नजर असरअंदाज हो रही थी, तो इस पर उन्होंने भरपूर एहतजाज शुरू कर दिया।
और शोभरा चौक में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों और मशरान ने यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया और धरना दिया और सारी रात वो सड़क पर बैठते रहे और हमारे रिजल्ट भी रोक रहे हैं। और ठीक है बादशाह खान, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब इलेक्शन के दिनों में यहाँ पर रहे और पूरी भरपूर अंदाज में उन्होंने कैंपेन चलाई। जाहिर है अगर वो यहाँ पर मौजूद थे तो कोई ना कोई उसका असर हुआ होगा, जो नाराज़गी लोगों की दूरी जो है उस पर उन्होंने ज़रूर उस पर असर डाला होगा। मैं आता हूँ उमैर साहब की तरफ। उमैर, ये जो बादशाह खान अभी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि जिन इलाकों में लीडरान ने काम किया और लोगों के साथ अपने पार्टी को एक्टिवेट किया तो वहाँ पर कुछ नतायज उन्होंने बेहतर कर लिए, लेकिन क्योंकि ओवरऑल ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, लोग महंगाई से तंग हैं और पीटीआई बतौर पार्टी तो हमें नज़र नहीं आ रही, सिर्फ वज़ीर ही नज़र आ रहे थे, तो इसलिए वो बड़े बड़े लोग सारे अपने इलाकों में हार गए क्योंकि वो अपने वर्कर्स और लोगों के साथ इन टच भी नहीं थे। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी जो जिस तरह पेशावर की एक तहसील पे जो यहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं उनके भाई उम्मीदवार थे, तो वो भी अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद अपने भाई को कामयाब नहीं करवा सके। वहाँ पे भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह अगर सदक देखा जाए, मर्दान देखा जाए, तो वहाँ पर भी जो अली मोहम्मद खान साहब जो रुकन कौमी असम्बली हैं और आतिफ खान जो रुकन सूबाई असम्बली हैं, वो पीटीआई का एक फेस समझे जाते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर भी अपने उम्मीदवारों को कामयाब बिल्कुल ठीक है। उमैर, मुझे मेरे पास क्योंकि हमने ब्रेक पर जाना है, वक्त ख़त्म हो रहा है। प्रिया, आज जो इलेक्शन था उसने जो नताइज दिए वो पीटीआई के लिए बड़ा धचका है और एक बात सामने आई कि क्योंकि पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, एक जो सेंटिमेंट था वो ख़िलाफ़ था महंगाई की वजह से और पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ जिन लोगों ने मेहनत की, जैसे परवेज़ खटक साहब अपने हलके में रहे, तो वो अपने बेटे के लिए निश्त बचाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, यहाँ पर हम वक्फ़ा लेते हैं, लेकिन वक्फ़े के बाद आप देखेंगे एक इंटरव्यू एक फ़ैमिली के साथ, जो एक ख़ातून जो लाहौर के एक हॉस्पिटल में जिसका इंतकाल हुआ, वो चंद दिन पहले मेरी उस ख़ानदान से बात हुई और एक बड़ा सवाल उसमें ये होगा कि ये जो हॉस्पिटल्स में लोग मरते हैं, पैसा भी देते हैं और डॉक्टरों की गफलत की वजह से मरते हैं, हॉस्पिटल्स की लापरवाही की वजह से मरते हैं, क्या कभी पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम होगा कि किसी ऐसे डॉक्टर को सज़ा दी जा सके, किसी ऐसे हॉस्पिटल को सज़ा दी जा सके जहाँ पर कोई मरीज़ लाखों रुपए देने के बावजूद उसको मौत ही उसके हिस्से में आए? हमें इजाज़त दीजिए और जब आप वापस आएंगे वक्फे के बाद तो ये हमारी ये गुफ्तगू मेरी देखेंगे उस फैमिली के साथ जो पिछले हफ्ते मैंने लाहौर में रिकॉर्ड की थी। इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, सेहत का बुनियादी ये हर इंसान का ये बुनियादी हक है और लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं इसलिए कि उनको इलाज मिले और ख़ास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने का मकसद ये होता है पैसे ज़्यादा लग जाएं लेकिन कोई इंसान को जो तकलीफ़ है, जो बीमारी है, वो उससे निजात मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या है, ये कोई कहानी नहीं है, वो मैं आपको उसके जो किरदार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि लोग पैसे भी खर्च करते हैं और अपने प्यारों को मौत के मुंह में वो एक तरह से उनको धकेल देते हैं। पाकिस्तान में अगर डॉक्टर कुछ कर दे कोई उसको पूछने वाला नहीं है, हॉस्पिटल जितने मर्ज़ी पैसे चार्ज कर ले कोई उसको पूछने वाला नहीं है और जो मरीज़ है उसके जो लवाहकीन हैं उनको बताया तक नहीं जाता कि इस मरीज़ के साथ हुआ क्या। मेरे साथ हैं सैयद ज़ीशान किरमानी साहब और उनके साथ हैं सैफ नागरा साहब। आज जो मैं आपको किस्सा या कहानी या वाक़या सुनाने लगा हूँ, ये ज़ीशान किरमानी साहब की भाभी साहिबा हैं, लुबना वकार किरमानी साहिबा। बिल्कुल ठीक ठाक थी, हॉस्पिटल गई, एक सर्जरी हुई और उसके बाद उनकी मैयत घर आई। क्या हुआ, कैसे हुआ, डॉक्टरों के और हॉस्पिटल्स के वो चक्कर लगा रहे हैं, आज तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। और सैफ नागरा फैमिली फ्रेंड है उनके, अभी लुबना वकार साहिबा थोड़ा अर्सा पहले ही अमेरिका से वापस आई थी एक शादी में शिरकत करने के बाद और वहाँ पर सैफ साहब भी थे। इनसे पूछेंगे
कि क्या आपकी इंटरेक्शन हुई और किस तरह इस हकीकत को ये फैमिली उसको एडजस्ट करने की, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो ये है कि यहाँ पर इस मुल्क में क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर जो मर्ज़ी करें, किसी के साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? हॉस्पिटल जितना मर्ज़ी चार्ज करें, जो मर्ज़ी करें, क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? ज़ीशान साहब, आपसे मैं सवाल करूँगा, आपसे आगाज़ करूँगा ये आपकी जो भाभी साहबा थी, कैसे बीमारी उनको डायग्नोज हुई, कैसे आपने उनका इलाज करवाया और ये हुआ क्या उनके साथ, ज़रा अपने अल्फाज में आप बयान कीजिए। बहुत शुक्रिया समी साहब। एक्चुअली मेरी भाभी 8 अक्टूबर को पाकिस्तान आई हैं अमेरिका से। मेरे दूसरे भाई अमेरिका होते हैं, उनके बच्चे की शादी में शिरकत के लिए लोग जून जुलाई में चले गए हुए थे। तो आने से कुछ दिन पहले, 2-3 या 4 दिन पहले उनको दांत में तकलीफ़ शुरू हुई और क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाके चेक करा लेती हूँ। 2-4 दिन रह गए हैं पाकिस्तान जाने में। यहाँ पे हमारे एक और दोस्त हैं डॉक्टर आसिम साहब, पंजाब डेंटल कॉलेज में पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में वो होते हैं। तो हमने उनसे ऑलरेडी फ़ोन पे टाइम ले लिया हुआ था और उनके पास गए। उन्होंने कहा जी ये दांत रिमूव करने पड़ेंगे। दांत जब रिमूव हुए तो उसके नीचे जो ज़ख़म था वो उन्होंने कहा जी ये कुछ सस्पिशियस सा है, वी विल हैव टू डिग इनटू इट। सो उन्होंने उसको रिमूव किया। 2 की बजाय 5 दांत रिमूव करने पड़े। फिर उसकी बायोप्सी हुई। बायोप्सी में आया कि इट्स अ कैंसर, मैलिग्नेंट है ये जी, एंड इट्स अर्ली स्टेज या अगली कोई जी नहीं सर, उन्होंने कहा ये ऑपरेटेबल है और ये इंशाल्लाह वो छोटा सा एक ऑपरेशन होगा और उसके बाद ये ठीक हो जाएंगी। हम यूजुअली वो कहते हैं जी हम एक प्लेट लगा देते हैं और हम 5-6 महीने फिर इसको वॉच करते हैं। अगर ये दोबारा रीअकर हो तो हम उसको दोबारा रिमूव कर देते हैं और अगर सब कुछ सही रहे, ज़ख़म भर जाए तो फिर आप इसकी ग्राफ्टिंग वगैरह करवा सकते हो। लेकिन ये 5 से 6 महीने बाद होगा। फ़िलहाल हम सिर्फ कैंसर रिमूव करेंगे। हम रूटीन में करते हैं ये ऑपरेशंस जो हैं। तो आपने कहा ठीक है जी, ऑब्वियसली देखें जी डॉक्टर से। लेकिन आप बता रहे थे आपके जो भाई साहब हैं कि आपने ये फैसला किया कि बजाय प्लेट लगवाने के आप प्लास्टिक सर्जन को फ़ौरन इन्वॉल्व करके उनके चेहरे की वो सर्जरी भी करवा लेंगे। यस, क्योंकि चेहरा थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है उसमें, क्योंकि जॉ पूरा रिमूव होना था और उसके नीचे सारा वो कैंसर रिमूव होना था। आप पहुंच गए हॉस्पिटल सब कुछ करवाने के लिए? ये डॉक्टर फरीद खान साहब हैं जी, प्लास्टिक सर्जन है। और जो कैंसर का जो सर्जरी हुई वो किसने की? कौन से डॉक्टर साहब हैं वो ENT के हैं जी, डॉक्टर जुबैर साहब। अच्छा जी, डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं जुबैर साहब। वो उन्होंने ये टीम उन्होंने चूज़ की थी क्योंकि फरीद साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक था, दोस्ती थी, एतबार था। ठीक है, डॉक्टर्स तो सारों का काम यही है, इलाज करें। लेकिन आप उनको जानते थे, बार वाले थे, तो आपने उनको भी टीम में शामिल वी वर मोर कंफर्टेबल विद हिम कि यार ये हमारा दोस्त है, ये हमें ज़्यादा अच्छा गाइड करेगा। ठीक हो गया, ये हमसे कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई मिस गाइडेंस नहीं होगी और इलाज ज़्यादा अच्छा कर लेगा। डॉक्टर साहब ने, जुबैर साहब ने ऑपरेट कर दिया जी। ही वॉज चोजन बाय डॉक्टर फरीद। ठीक हो गया। 1 नवंबर को इनका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन 7-8 घंटे की तकरीबन सर्जरी हुई। उसके बाद इन्होंने बाहर निकल कहा जी मुबारक हो, बड़ी अच्छी सर्जरी होगी, ये हो गया, वो हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। नेक्स्ट डे मेरी दोपहर में बात हुई तो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि ये हॉस्पिटल नहीं आए थे, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, तो भाई मिलना चाह रहे थे, शायद वो कुछ क्वेश्चन वगैरह करना चाह रहे होंगे, अब मज़ीद आगे क्या केयर होनी है या किस तरह होना है। तो मैंने इनको कॉल की, इन्होंने कहा जी मैं शाम को 6 बजे आ रहा हूँ, मुझे उनके ड्रेन में थोड़ा सा मसला लग रहा है, तो डॉक्टर जुबैर साहब भी आ रहे हैं और हम वो उसको एडजस्ट करेंगे, आप लोग भी 6 बजे आ जाओ और वो हम उस वक्त मुलाकात भी कर लेंगे। सो 6 o'clock वी वेंट देयर। और ये ऑपरेशन हुआ सर्जीमेड में, सर्जीमेड हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, सर्जीमेड हॉस्पिटल जी। ठीक है, अच्छा। क्योंकि इन्होंने क्लेम किया फरीद खान साहब ने कि जी उसका ICU बहुत अच्छा है, वो राजी क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो लेकिन इसका ICU अच्छा है इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे। पिकअप कर लिया, ठीक है। 6 बजे आप गए, 6 बजे गए तो हमारा पेशेंट जो था वो ICU में नहीं था। हमने पूछा किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो उनको ऑपरेशन थिएटर में दोबारा ले गए। अच्छा, क्यों ले गए? वो जी आपके सर्जन बताएंगे आपको। सर्जन का है जी वो। इस दौरान में कोई आपको किसी ने कॉल नहीं की, किसी हॉस्पिटल के बंदे ने, डॉक्टर ने, कि ये जो पिछले 12-18 घंटों में क्या हुआ मरीज़ के साथ, किसी ने कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। हमारी एक और अजीज़ा वो उनको, मेरी भाभी को देखने के लिए गई, तो वहाँ पे एक बैग, ब्लड बैग नहीं होता जी जिस तरह, वो एक साफ़ ब्लड से भरा हुआ था और वो उनका ड्रेन हुआ था, ब्लीडिंग हुई थी उनको। तो हमारी जो अजीज़ा थी उन्होंने उनसे पूछा, उनका जी आपको डॉक्टर साहब ही बताएँगे। ठीक हो गया। खैर हम इंतज़ार करते रहे 10 मिनट 20 मिनट, क्योंकि मुझे तो उन्होंने यही कहा था ड्रेन एडजस्ट होना है।
कोई घंटे बाद डॉक्टर ज़ुबैर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। हमने उनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा जी वो फरीद साहब देख रहे हैं, वो आके आपको बताएंगे। ठीक है। 2.5 घंटे बाद फरीद साहब बाहर आए। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी इनका ना वो जो मैंने ग्राफ्टिंग की थी, वो फ्लैप या मेडिकल टर्म में उसको इस फ्लैप करके बोलते हैं, तो उसमें कोई क्लॉट सा आ गया था, वो मुझे रिमूव करना पड़ा। ठीक। एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट वरी। मैंने अपने हाथ से स्टिच किया, ये किया वो किया। अगेन क्योंकि अतमाद था, दोस्त है, हमने कहा अच्छी बात है यार, उसने देख लिया, पकड़ा गया। 2 दिन और गुजरे, मेरी भाभी होश में नहीं आ रही थी। तो हमने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये होश में क्यों नहीं आ रही हैं, अगर ऑपरेशन वगैरह हर चीज़ सही हो गया। वो जी 4th डे ही स्टार्टेड क्लेमिंग कि जी इनके लंग्स में मसला हो गया, इनके लंग्स का मसला है, इस वजह से ये आ नहीं रही हैं होश में, क्योंकि ये इनको पहले कोरोना हो चुका था मार्च में, तो वो कोरोना की वजह से इनके लंग्स इफेक्टेड थे। हमने हमारे एक और मिलने वाले हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, हमने उनसे बात की, उन्होंने वहाँ से एक पल्मोनोलॉजिस्ट हमारी तरफ रेफ़र कर दिया। वो आया, उसने सर्जी मेड में ही आके उनको देखा, उसने कहा जी ये तो लंग्स का मसला ही कोई नहीं है। येस देयर आर सम स्पॉट्स ऑन द लंग्स, इट कुड बी ड्यू टू द कोरोना, बट ये जो बेहोशी है वो इसकी वजह से नहीं हो सकती, इसकी वजह से नहीं, इट इज़ नॉट इन सच अ क्रिटिकल शेप। खैर उस वक्त फरीद साहब वहाँ से जा चुके हुए थे, रात का वक्त था, थर्सडे नाइट की बात है ये, और अगले दिन सुबह हम उठे। अभी मैं तो सो रहा था, मुझे कॉल आती है कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मेरी वाइफ ने मुझे बताया, और उधर कुछ हो गया है हॉस्पिटल में। तो मैं घर से भागा, हॉस्पिटल आया। आई लिव इन गुलबर्ग, तो 7-8 मिनट का रास्ता है। तो पता लगा जी वो तो रात को किसी टाइम पे उन्होंने हमसे पूछे बगैर भाभी को वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया हुआ। यानी जब वो ऑपरेशन के बाद उनको दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले गए तब आपको नहीं बताया, बीच में आपको ये बताते रहे कि सब कुछ ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने दूसरे डॉक्टर्स के ज़रिए एक पल्मोनोलॉजिस्ट को भेजा, वहाँ पर उन्होंने बताया कि लंग्स का कोई इशू नहीं है, जिसको बताया जा रहा था वजह बना के। जी, जी, और अब जब दोबारा उनको वेंटिलेटर पर डाला गया, उससे पहले भी किसी ने आपसे कोई बात नहीं की, ना डॉक्टर साहब ने बात की, ना हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने बात की। आपको जब आप पहुँचे तो पता चला कि मरीज़ जो है वो वेंटिलेटर पर है। जी बिल्कुल। मेरे भाई सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के अपनी वाइफ को देखने जाते थे हॉस्पिटल। जब वो उस वक्त हॉस्पिटल गए तब उनको पता लगा कि जी वो तो रात की वेंटिलेटर के ऊपर है। अच्छा। जब वो ही पैनिक्ड अ लॉट और देन ही कॉल्ड मी, मेरी वाइफ को उन्होंने कॉल करके मुझे उठाया सोते से कि मेरी वाइफ को इन्होंने कुछ कर दिया। अच्छा, यहाँ पर रुकिए ज़ीशान साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। नाज़रीन, जब हम वापस आते हैं तो फिर ज़ीशान साहब से बात करेंगे और सुनेंगे एक जीता जागता इंसान जो बिल्कुल सेहतमंद था, जिसके बारे में डॉक्टरों ने तशख़ीस की कि जो उनका जो चेहरे में उनके दांतों पे मैलिग्नेंसी है, लेकिन इंतहाई अर्ली स्टेजेस की मैलिग्नेंसी, और जिसके बारे में था कि एक बड़ा मामूली ये ऑपरेशन होगा, उसका अंजाम कितना भयानक और ख़ौफनाक हुआ। ये हम कहानी जारी रखेंगे, ये किस्सा आपको पूरा सुनाते हैं। मकसद इसका ये है कि अरबाब इख्तियार को जो जोड़ा जा सके कि क्या ये जो मौत हुई है, क्या ये जो कत्ल हुआ है, इसका कोई ज़िम्मेदार होगा। हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है लुबना वकार किरमानी साहबा की, जो बज़ाहिर डॉक्टरों की गफलत की वजह से इस दुनिया से चली गई। ज़ीशान साहब बता रहे थे हमें कि उनको वेंटिलेटर पर डाला गया और लवाहिकीन को कुछ पता नहीं था। जी, इसके बाद क्या हुआ ज़ीशान साहब? मैंने फरीद साहब को ढूंढना शुरू किया। मेरा कोई 10 बजे के करीब उनसे रब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी मैं तो सर्जरी कर रहा हूँ सर्विसेज में, आप 12 बजे मेरे पास सर्विसेज में आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या हुआ। हम सर्विसेज चले गए। उस वक्त तो हम उस टिल माई सिस्टर इन लॉज डेथ हम उन पर बिलीव करते रहे। तो खैर हम उनके पास गए, उन्होंने कहा जी इनके ना ब्रेन में मसला हो गया, इनके ब्रेन में हार्ट अटैक हो गया। दोज वर द वर्ड्स यूज्ड बाय अ डॉक्टर। ब्रेन में हार्ट अटैक हुआ है? यस यस, ये एक नई चीज़ है, ब्रेन में हार्ट अटैक। सर आई एम नॉट अ डॉक्टर, देयर इज नोबडी डॉक्टर इन माय अटैक हार्ट में होगा तो वो हार्ट में होगा, ब्रेन में होगा तो उसे आम तौर पर स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, चलें, वहाँ पर कुछ हुआ, उनका कहना था। जी खैर जब मैं उनको मिला जाके सर्विसेज में, उन्होंने कहा जी उनके ब्रेन में हार्ट अटैक हो गया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्या बात होती है? कहते हैं वो आप मेडिकल एक टर्म्स हैं, वो आप नहीं समझ सकोगे,
आप ये समझ लो कि जिस तरह हार्ट में अटैक होता है और हार्ट काम करना छोड़ देता है, इसलिए इनके ब्रेन में हार्ट अटैक टाइप हुआ है और इनके ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया। ठीक हो गया। हमने कहा जी अब इसका क्या हाल है? कहते हैं जी वेट एंड सी। दिन गुजरते गए, 2-3 दिन गुजरे और हम उनके क्योंकि पीछे चलते जा रहे थे। इन्होंने कहा जी इनके ब्रेन में मसला ये है हुआ। हमने फिर एक और हमारे वही अजीज़ जिन्होंने पहले पल्मोनोलॉजिस्ट को भेजा था, हमने उनसे रब्ता किया। उन्होंने एक न्यूरो फिजिशियन को भेज दिया हमारे पास। उसने आके जब उनकी रिपोर्टें देखी, उन्होंने कहा जी कि ये इनके ब्रेन में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, बट इट इज़ ड्यू टू एज फैक्टर, इट कुड बी फ्रॉम चाइल्डहुड और एनीथिंग। एज के साथ साथ भी ब्रेन चेंज होता है। तो ये इसमें जो स्कैन की रिपोर्ट है इसमें तो कुछ सामने नहीं आ रहा। यानी अभी कोई हेमरेज टाइप चीज़ नहीं थी, कोई अभी स्ट्रोक टाइप चीज़ नहीं थी। अगर कुछ चेंजेस भी थी तो वो बहुत पुरानी माजी की हो सकती हैं, बट बिल्कुल जो इस वक्त बेहोशी है या इस वक्त जो मामला है उसमें ब्रेन की मैल फंक्शनिंग नहीं है। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर ने बताया जी जो हमारे आए। और अच्छा, इन 2-3 दिनों के दौरान डॉक्टर फरीद साहब ने हमें कहना शुरू कर दिया कि ना हमारा जो न्यूरोलॉजिस्ट है सरजी मेड का, वो तो बहुत निकम्मा इंसान है। आपका ताल्लुक है डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, आप पेशेंट को उधर शिफ्ट कर दो। अच्छा, हम इधर से ले जाओ। आप 10 दफ़ा कहोगे मैं दिन में 10 दफ़ा उधर आके देख लिया करूँगा, आप इनको वहाँ पे शिफ्ट करा दो किसी तरीके से। मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि ये जो कुछ भी हो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में फिर आए इल्ज़ाम या बात आए, यहाँ से एक दफ़ा मरीज को ले जाएं। यस, दैट्स व्हाट ही वांटेड। हमने उनसे पूछा भाई ये एक पेशेंट जो आप कह रहे हो बहुत क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, इसको हम कैसे मूव करें वहाँ पे? हम नहीं इसको मूव कर सकते। नहीं आप ले जाओ, ये हो सकता है मूव, मैं करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे भाई साहब ही वॉज पैनिक्ड अलॉट, और उनकी हालत भी एक तरफ से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अपनी वाइफ की कंडीशन देख के पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी, और ऊपर से डॉक्टर साहब ये नए शोशे छोड़ना शुरू। अच्छा, आपने शिफ्ट नहीं किया पेशेंट हमने को, वहीं पे वो रही? मेरे भाई ने कहा कि जी मैंने इनको शिफ्ट नहीं करना। एंड देन शी एक्सपायर्ड। नो। अच्छा, अभी सर मैं आपको क्या बताऊं सर हमारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद डॉक्टर फरीद साहब गायब हो गए। 3 दिन तक कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। चौथे दिन हमें पता लग रहा है कि जी उनको तो हार्ट का मसला हो गया है, और वो तो 3 दिन से हॉस्पिटल में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर फरीद साहब। जी वो फरीद साहब वहाँ पे उनको चले हो गए होंगे, बीमार चले गए होंगे वहाँ पे, ठीक है। पीछे आपकी भाभी की क्या सूरत हाल? सर उनका जो यहाँ से सर्जरी हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द चिन गोइंग टिल द नेक, वो सारा एरिया जो था वो ब्लैक होना शुरू हो गया हुआ था। और हम सर्जी मेड वालों को कह रहे हैं देखो क्या, वो हमें कही जा रही है ये तो फरीद साहब देखेंगे आके। देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हिम। अल्लाह ना करे एक बंदा डॉक्टर अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो उसका पेशेंट भी साथ मर जाए। बहुत अफसोसनाक, बहुत नो सब्स्टिट्यूट। कितने दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ आपकी? सर 17 डेज। और इस दौरान में रोज़ाना लाखों के हिसाब से बिल बनता रहा? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, वो बिल की तो बात ही ना करें। रोज़ का अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो कम से कम 400 पेजेस का बलंदा जो टेस्ट होते रहे हैं डेली टेस्टिंग डेली, और लाखों रुपए आपने दिए, लेकिन आपकी जो भाभी थी उनकी मैयत ही वापस आई। ये मैं खबर है, अगर वो चला सकें हमारे फुटेज जिसके ऊपर फूल पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त खातून अपनी अब्दी नींद सो रही हैं, शायद अभी उनका वक्त था या नहीं, लेकिन यहाँ की गफलतों ने उसके मुकद्दर को भी तब्दील कर दिया। अब मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। एक भरपूर ज़िंदगी की तस्वीर हैं। अपने करीबी अजीज़ों की शादी में अमेरिका में थी, और वहाँ से इसलिए आ गई कि चलें ये मामूली सी तकलीफ़ है, मैं पाकिस्तान में इसका इलाज करवा लूँगी। और यहाँ पर बेस्ट है, सर्जी मेड बेस्ट, उसकी शोहरत है, बेस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर फरीद, उनका भी शुमार माहिर सर्जनों में, टीम भी उन्होंने बनाई सारी। लेकिन जो अंजाम हुआ एक बड़ा सवालिया निशान है ये पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पर। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या इनको कोई पूछने वाला है? ये कितने पैसे चार्ज करते हैं? डॉक्टर्स जो हैं, अगर कोई ऑपरेशन ऊपर नीचे हो जाए, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी है? कोई तहकीक करने वाला है? सैफ, आप अमेरिका में बहुत अरसे से हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने वहाँ भी देखा है ये जो कुछ हुआ, क्योंकि आपसे भी उनकी मुलाकात रही, आपको समझ में आई कि ये क्या हुआ? ये मेरे ख्याल में तो ये मर्डर हुआ है, क्योंकि इस तरह का जो केस उधर होता है वो पहले नंबर पे तो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करते हैं और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये सारी जो स्टोरी आपको ज़ीशान करमानी साहब ने बताई है, ये मैं सुन के इतनी बार सुन चुका हूँ कि मुझे बाय हार्ट ये सारी स्टोरी याद हो चुकी है। ये अक्टूबर की बात है जब हम मिले थे उधर न्यूयॉर्क में,
और मैं ये जब सोचा कि उनकी डेथ हो गई, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसा हो सकता है कि इतनी फ्रेश औरत और इतनी अच्छी हमारी भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता, और उसके साथ इन लोगों ने इधर क्या किया है। लाइवली, बिल्कुल मैंने भी तस्वीर देखी हैं, बहुत लाइवली, और मैंने उनके हस्बैंड को देखा है, बड़े एक संजीदा इंसान हैं और बात कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू तारी थे। सवाल यही है जो सैफ भी कर रहा है, जो ज़ीशान भी कर रहा है, जो उनके हस्बैंड हैं वो भी कर रहे हैं, और जो लुबना साहबा के बच्चे हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर देखिए, ज़िंदगी मौत तो सबके साथ है, गलती भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, जिस तरीके से डॉक्टर्स ने छुपाया, और जो एक बड़ी बात है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है सर्जी मेड, और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट डॉक्टर नहीं है कोई, और वो कह रहे हैं कि इनको आप शिफ्ट करके डॉक्टर्स हॉस्पिटल ले जाएं। अच्छा, एक और बात ज़ीशान, ये बताइए कि जब इंतकाल हो गया आपकी भाभी का, उसके बाद कोई सर्जी मेड से कोई बंदा आया हो, डॉक्टर फरीद साहब की तरफ से कोई पैगाम आया हो, या जो दूसरे डॉक्टर हैं जिन्होंने सर्जरी की, कोई उनकी तरफ से आगे किसी ने आपको पूरी कोई रीज़निंग देने की कोशिश की हो, समझाने की, मौत का सबब बताने की कोशिश की हो, कुछ ऐसा हुआ? समी साहब, एक छोटा सा एक और आपको एक वो बीच में एक वाक़या रह गया, उसके बाद एक थर्ड ऑपरेशन किया गया मेरी भाभी का। अच्छा। और मेरे ख्याल में वो देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन हर। उन्होंने कहा जी, क्योंकि वो आपको बताया ना जी, जो फ्लैप लगा था वो एरिया सारा ब्लैक हो गया था, तो फरीद साहब ने कहा जी हम इसको रिमूव कर देते हैं, शायद उससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। तो फिर एक तीसरी सर्जरी भी उनके पर परफॉर्म की गई। ठीक है जी। उसके बाद हमें इवेंचुअली वेंटिलेटर पे चल रही थी, एंड हमें जो आईसीयू के डॉक्टर्स थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी आप अपना डिसीजन लें, शी कैन नॉट रिकवर, और आई थिंक वेजिटेटिव स्टेट है, और अब बिल्कुल अगर ब्रेन और हार्ट और ये सब कुछ हो गया है तो अब तो इनकी बॉडी डिटीरियोरेट होना शुरू हो गई है, और ये और ख़राबी होगी, तो इसलिए हमारे ख्याल में यू शुड टर्न ऑफ द वेंटिलेटर। सो वी टुक द डिसीजन, और 17 नवंबर को हमने का वेंटिलेटर ऑफ किया। कहीं पर आपने कोई कंप्लेंट की इसकी, किसी हेल्थ कमीशन गए, कहीं पर कुछ आपने बात की? क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। ये जो स्टोरी मैं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ है, कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर जो लोगों से इतने पैसे लिए जा रहे हैं और फिर इसके बदले मौत दी जा रही है, क्या जो इलाज है वो सही है? और अगर गलत इलाज हो रहा है तो क्या उस पर कोई किसी को पूछने वाला है? जी ज़ीशान सर, कॉज ऑफ डेथ जो डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा है, ये आप देखें, डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, और उस पे एनॉक्सिक ब्रेन सर्जरी है, प्राइमरी कॉज। और सर ये तो वो था जो हमारे साथ वकूए हुए। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट, तो और भी आपने मुझे बताया बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से हैं डॉक्टरों के, और इनके डॉक्टर फरीद साहब के भी हैं। बहरहाल ये फोरम हाजिर है डॉक्टर फरीद साहब आपके लिए। मैंने कोशिश की आपको नंबर मिलाने की, आपका नंबर नहीं मिला। अगर आप इन चीज़ों का जवाब देना चाहें तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं था, और मरीज़ की इजाज़त के बग़ैर, उसके लवाहिकीन की इजाज़त के बग़ैर आप किस तरीके से वेंटिलेटर पर मरीज़ को ले जा सकते हैं, उनकी सर्जरीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी हो, आपको जो मरीज़ के लवाहिकीन हैं उनसे आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद क्या कोई चेक है? ये जो लाखों रुपए का बिल, एक दिन में 2-2 लाख, 1.5 लाख रुपए का बिल, 17 दिन वो वहाँ पर रहीं, पैसे भी दिए फैमिली ने। फैमिली को पैसे देने का कोई अफसोस नहीं है, उनको अफसोस इस बात का है कि वो तो ज़िंदगी लेने गए थे, सेहत लेने गए थे, उनको मौत दी गई, और बकौल सैफ नागरा के ये कत्ल है। क्या इस कत्ल की कोई तहकीकात करेगा? हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, जिस पे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म रोज़ाना ये कहते हैं कि इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं है, क्या कोई पूछेगा इन डॉक्टरों से? और फिर मैं ये बात आखिर में कहना चाहता हूँ, डॉक्टर फरीद साहब भी जो पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड है उसमें बड़ा उनका असर है, उनकी वो किसी काउंसिल के मेंबर भी हैं। लाइसेंस कैंसिल किसी डॉक्टर का हेल्थ कमीशन कहता है कि हमारा इख्तियार नहीं, ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का ये इख्तियार है। और अगर वहाँ पर ये लोग बाख्तियार हैं, वहाँ पर ये डॉक्टर बैठे हैं, कौन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा? कौन इनसे पूछेगा कि ये जो आपने इंसानियत का कत्ल किया इसके ज़िम्मेदार आप हैं? और फिर कानून में क्या कुछ सज़ा मौजूद है? मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और फिर कहता हूँ कि डॉक्टर फरीद और सर्जी मेड के लिए हमारा ये फोरम हाज़िर है। आएँ, इस बात का, इन सवालों का जवाब दें, और वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब सोचें कि ये जो कत्ल हुआ है, ये जो मर्डर हुआ है,
इलाज के नाम पर जो मौत दी गई है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।